जय हिंद दोस्तों। अभी आपने देखा कि सुपरस्टार शाहरुख खान की एक मूवी डंकी आजकल धमाल मचा रही है। तो इस डंकी मूवी में आखिर किस बारे में बातें की गई हैं, और ये जो स्पेलिंग है इसमें DUNKI डंकी, ये क्या DONKEY डंकी से कैसे अलग है या फिर मिलती जुलती है, ये स्पेलिंग क्यों रखी गई है और इसमें किस बारे में चर्चा की गई है, आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है उसके बाद की दुनिया में अमेरिका ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्पेस वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक्स में ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध देश है। उसकी ताकत और उसकी समृद्धि से आकर्षित होकर पूरी दुनिया से लोग अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स का पार्ट बनना चाहते हैं। कई सारे लोग इसके लिए लीगल मीन्स का सहारा लेते हैं, अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अमेरिका अपने देश में पॉपुलेशन को हमेशा कंट्रोल में करके रखता है, ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं देता। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े मशहूर लोगों का भी वीजा वहां पर रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में आम साधारण लोगों का क्या होगा? कई सारे लोग जो वीजा अप्लाई करते हैं, खासकर से वो लोग जो अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, अमेरिका उनको वीजा ग्रांट नहीं करता। ऐसे में अगर ये अमेरिका की इस अमेरिकन ड्रीम्स का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो ये इलीगल मीन्स का सहारा लेते हैं, और इलीगल मीन्स का सहारा लेने के रास्ते में ये कई बार कुछ गलत रास्ते में भी फंस जाते हैं, कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और एक ट्रैप में आकर फंस जाते हैं। इलीगल मीन्स का सहारा लेकर के जब ये अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उनको दो रूट्स का सहारा लेना पड़ता है। या तो वो कनाडा के रूट से अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं या फिर मेक्सिको के रूट से। देखिए, अगर आप यहां पर यूएसए का मैप देखें तो नीचे आपको मेक्सिको, ऊपर कनाडा नजर आएगा। या तो कोई कनाडा से अमेरिका में प्रवेश कर सकता है या फिर मेक्सिको से प्रवेश कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेक्सिको में भी अब जब बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई तो लोग अब मेक्सिको भी नहीं जाकर के इसके नीचे के किसी देश में पहुंचते हैं और वहां से इलीगली वो मेक्सिको और मेक्सिको से अमेरिका घुसने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके रेस्ट्रिक्शन जब बढ़ाए जाने लगे तो अब सिलसिला ये आ गया है कि लोग इसके नीचे इक्वाडोर से, कभी ब्राजील से, पेरू से, वेनेजुएला से, कोलंबिया से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, गयाना से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और फिर इस रास्ते को पार करके पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मेक्सिको होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं। तो ये जो इतने सारे देशों को वो लांग लांग करके अमेरिका पहुंच रहे हैं, इसी को बोलते हैं डंकी प्रोसेस या डंकी रूट। सीधे तौर पर अमेरिका ना जाकर अलग अलग देशों के माध्यम से होकर कूदते कूदते एक देश की बाउंड्री दूसरे देश की बाउंड्री को लांग करके अमेरिका पहुंचने का प्रोसेस, यही कहलाता है डंकी रूट। देखिए, इस प्रोसेस की शुरुआत जो पहले यूके के लिए हुई थी। पहले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र यूके हुआ करता था, लोग अब यूके जाना चाहते थे और जब किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाता था तो लोग इलीगली वहां पहुंचने का प्रयास किया करते थे। देखिए, अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों के लिए 2-3 रास्ते यहां पर अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो रास्ता अवेलेबल है वो तो ये है कि भारत से लोग सर्बिया पहुंचे। सर्बिया क्यों? क्योंकि सर्बिया भारत का एक अच्छा मित्र है यूरोप के अंदर में, और वहां पर इंडियंस को और कई सारे और देश के लोगों को वीजा फ्री एंट्री मिली हुई है। तो अगर यहां से बिना वीजा की कोई सर्बिया पहुंच जाए, सर्बिया के बाद में वो ऑस्ट्रिया, हंगेरी पहुंच जाए, उसके बाद वो यूरोप के और भी देशों में पहुंच सकता है। वहां से यूके बहुत नजदीक होगा तो किसी भी लीगल मींस का इस्तेमाल करके वो यूके पहुंचा जा सकता है। और दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं शेंगन वीजा। शेंगन वीजा एक मेथड है जिसके जरिए अगर आपने एक वीजा, ये शेंगन वीजा ले लिया तो आप यूरोप की 27 देशों में यात्रा कर सकते हैं। 90 से लेकर 180 दिन तक वहां पर आप ठहर सकते हैं। ये शेंगन वीजा लेकर के आप एक बार को यूरोप पहुंचिए। देखिए, यूके शेंगन वीजा का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने शेंगन वीजा लिया है तो आप यूरोप में रहकर यूके के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ट्रक्स में बैठकर या फिर शिपिंग कंटेनर्स में बैठकर किसी भी इलीगल मींस का सहारा लेकर लोग यूके पहुंच जाया करते थे। तो शुरुआत इसकी यूके से हुई थी, लेकिन आजकल इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो अमेरिका के लिए किया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत से इलीगली अमेरिका पहुंचने वालों की संख्या 2013 के आसपास जहां ना के बराबर हुआ करती थी, यही 2019 तक ये संख्या बढ़ते बढ़ते 30,000 के करीब पहुंच गई। 2021 में ये संख्या बढ़ते हुए 65,000 के करीब पहुंच गई और पिछले साल का आंकड़ा बताता है कि लगभग 97,000 भारतीयों ने इलीगली अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया है।
देखिए, इलीगली अमेरिका में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके लिए एक बहुत ही मोटी रकम भी देनी पड़ती है देश के आम लोगों को। देखिए, अगर अमेरिका के वीजा फीस की बात करें तो वीजा फीस 25-30 हजार 40 हजार तक ही होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इलीगली अमेरिका में प्रवेश करने के लिए लोग 15 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। 75 लाख रुपए, सोचिए। उसके लिए लोग अपनी जमीन, घर बार, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच देते हैं, दांव पर लगा देते हैं और उसके बाद अमेरिका पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमेरिका पहुंचने के लिए जिन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे पॉपुलर रूट ये है कि लोग इंडिया से पहले दुबई पहुंचते हैं, यूएई, वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, वीजा बहुत ही आसानी से लग जाता है। उसके बाद वो दुबई से पहुंचते हैं अजरबैजान, अजरबैजान से पहुंचते हैं टर्की और टर्की के रास्ते वो पहुंच जाते हैं किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में। जैसे कि आजकल बहुत ही फेवरेट रूट लोगों का बना हुआ है इक्वाडोर, क्योंकि इक्वाडोर में पहुंचने के लिए 180 देशों से वीजा फ्री एंट्री का प्रोविजन है। यानी कि 180 देशों से बिना वीजा लिए आप इक्वाडोर पहुंच सकते। एक बार को आप इक्वाडोर पहुंच गए, उसके बाद आप बॉर्डर्स का प्रयोग करते हुए कोलंबिया, पनामा, आगे चल करके बाकी के देशों को पार करते हुए आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। देखिए, जितनी आसानी से मैंने आपको इस रास्ते के बारे में बता दिया, ये इतना आसान है नहीं। इसको बोलना, इसका जिक्र करना एक अलग बात है और इसको एक्चुअली अमल में लाना ये दूसरी बात है। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन से, बहुत ही मुश्किल रास्तों से होते हुए ये रास्ता गुजरता है। देखिए, यहां पर अगर आप इसका फिजिकल मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि इस रीजन में एक तो पहाड़ियां हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला, उसके बाद रॉकी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर डिफिकल्ट टेरेन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा दुर्गम वन भी हैं, बहुत ही घने जंगलों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते में एक और चीज है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में डाकुओं का इलाका है, स्मगलर्स का इलाका है। लैटिन अमेरिका के कई सारे गैंग्स यहाँ पर रहते हैं, उनका अड्डा है। ऐसे में अगर कोई इस रास्ते का प्रयोग करते हुए अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो सोचिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिकली आपको एक रास्ते के बारे में समझना होगा, इसको बोलते हैं डेरियन गैप। कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर पर ये एरिया लाई करता है। देखिए, यहाँ पर कोलंबिया और पनामा के बीच में कोई स्ट्रेट बॉर्डर नहीं, कोई रास्ता नहीं है जिसको कि आप पार करके गाड़ी चलाते हुए आसानी से आप पनामा पहुंच जाएं। इस रास्ते में इस जगह पर पड़ता है बहुत ही घना वन जिसको बोलते हैं डेरियन गैप, और यहाँ पर स्मगलर्स का, डाकुओं का, बड़े बड़े गैंगस्टर्स का भी कब्जा है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही खूंखार जंगली जानवर जैसे कि प्यूमा और जैगुआर्स का भी गढ़ है, क्रोकोडाइल्स का गढ़ है, अनेकों प्रकार के भयानक सांपों का गढ़ है, रेप्टाइल्स रहते हैं। ऐसे में जब इस रास्ते का प्रयोग करके पनामा पहुंचने की कोशिश की जाती है तो जान और माल दोनों के हानि होने का खतरा होता है, का डर होता है। ये कई सारे लोग अपनी जान इस रास्ते में गंवा देते हैं और उनकी जान अनअकाउंटेड रह जाती है। किसी को पता भी नहीं चल पाता कि इस रास्ते को कोई पार करने की कोशिश कर रहा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा देखिए, यूएसए के मुकाबले कनाडा का वीजा आसानी से मिल जाता है। कई सारे लोग कनाडा जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम शुरू हो, उस समय बर्फ के बीच में हम यहाँ पर इलीगली अमेरिका प्रवेश करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। कई बार यहाँ पर जो एजेंट्स हैं, लोगों को, यहाँ पे जो लोग पार करना चाह रहे हैं उनको वहां पर छोड़ करके चले आते हैं। इसके बाद लोगों को रास्ता भी नहीं मिलता और जब बारिश शुरू हो जाती है विंटर सीजन में तो कोई भी सप्लाईज भी वहां पर आसानी से नहीं मिलती। और ऐसे लोग जिनके पास में कोई घर नहीं है, वो इलीगली वहां पहुंचे हुए हैं, कहीं शरण नहीं ले सकते, जो सरकारी एजेंसीज हैं उनसे वो मदद नहीं मांग सकते, वो ओपन इन द आउट होते हैं, वहां पर उनकी जान जाने का खतरा होता है। कई सारे लोग हर साल यहाँ पर इस बर्फबारी की चपेट में कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर मृत पाए जाते हैं या फिर अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी गोलियों के शिकार हो जाते हैं। इतनी सारी चुनौतियों को पार करके आखिर अगर कोई अमेरिका जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है? सवाल खड़ा होता है कि इतनी दिक्कतों का सामना करके एक देश पहुंच करके आपको क्या मिल जाएगा, कौन सी जन्नत है, कौन सा स्वर्ग है? तो देखिए इसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। उनमें से जो दो बड़े कारण आते हैं वो होते हैं पुश फैक्टर या पुल फैक्टर। या तो आप जिस देश में रह रहे हैं यहां से कोई ऐसा कारक है, कोई फैक्टर है जो कि आपको यहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर अमेरिका का यह आकर्षण है जो कि उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों ही फैक्टर्स यहां पर काम करते हैं। यहां पर अगर पुल फैक्टर की बात करें तो पहली चीज अमेरिका में मिलती है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बड़े पैमाने पर वहां पर जॉब्स क्रिएट होती रहती हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और आपके देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहां से वो पुश और अमेरिका में वो पुल फैक्टर का काम करता है। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आपके देश में आप अंडर एम्प्लॉयड होने का मतलब
कि आप जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं आपको लगता है कि यहां पर आपकी वेजेस सैलरी और ज्यादा होनी चाहिए लेकिन उतनी मिल नहीं रही। जैसे कि आप इंडिया में देखें, कई सारे लोग प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज करने के बाद 10,000, 15,000, 20,000 रुपए पर काम करने के लिए मजबूर हैं। कई सारे लोग प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज करने के बाद भी 8,000 रुपए पे शुरुआत करते हैं। अब ऐसे में अगर उनको अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिलती है और लगता है कि वहां पर 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं तो वो जाने की कोशिश करते हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपके देश में और अमेरिका में हैंडसम वेजेस जो मिलती हैं, वहां पर जो मिनिमम वेजेस का एक क्लॉज है कि अगर आप वहां पर एकदम मीनियल जॉब करते हैं, मतलब कार वॉशिंग, क्लीनिंग ये सब करते हैं, तो भी वहां पर मिनिमम $11 पर आवर का वेजेस है। अगर आप इसके हिसाब से अगर आप जोड़ लें तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास की आपकी पेमेंट आती है अगर आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ काम कर रहे हैं तो, और वो भी मीनियल जॉब कर रहे हैं तो भी। मतलब इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिल जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया तो 15-20 हजार रुपए मीनियल जॉब करने पर। वहां पर मीनियल जॉब करने पर 1.5 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस लोगों को दिखाई देता है, इसलिए भी लोग वहां पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पर केओस है, एनार्की है, अशांति है, यहाँ पर युद्ध का माहौल है, तो आप किसी शांत जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने देश से निकल रहे हैं, किसी शांत जगह जा रहे हैं, तो क्यों नहीं दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश में, तो लोग यहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा पुश फैक्टर है आपके देश में, वो ये कि अगर किसी भी प्रकार से आपकी अपने देश में प्रताड़ना हो रही है, अगर लोग प्रोसिक्यूशन का शिकार हैं, या तो रिलीजन के ग्राउंड पर, या तो एथनिसिटी के ग्राउंड पर, रेशियल ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, या फिर उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ग्राउंड पर, तो भी वो अपना देश छोड़ करके जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बात करूं तो 1984 का जो सिख दंगा हुआ था, उसके बाद भारत से बहुत सारे सिख समुदाय के भाई बहन यहां से निकल करके अमेरिका और कनाडा की तरफ गए, तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर या इंस्टेबिलिटी के आधार पर, क्योंकि पंजाब में उस समय आतंकवाद। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से आपको बहुत सारे लोग अमेरिका में और कनाडा में मिलेंगे क्योंकि यहाँ की इंस्टेबिलिटी से वो परेशान थे और निकल करके जाना चाहते थे। बाद में आपने सीरिया में इस तरीके से लोगों को बाहर निकलते हुए देखा होगा, आपने अफगानिस्तान से देखा होगा, इराक से निकलते हुए देखा होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान की एक मशहूर एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई, जो कि पेशावर में रहा करती थी, उस रीजन की इंस्टेबिलिटी से परेशान होकर के वो अमेरिका पहुंच गई। तो ऐसे भी कंडीशंस होती हैं जिससे कि लोगों को निकल करके जाना पड़ता है। देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो जालंधर के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो कि ओपनली अपने आप को गे बोलते थे, लेकिन आपको पता है कि भारत का समाज अभी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता। उनको अक्सर प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता था, जहां रहते थे वहां से उनको भगाया गया, वो कई सारी जगहों पर अपनी जगहें बदलते रहे। उसके बाद एक दिन उनके साथ में बहुत ज्यादा वायलेंस की गई, उनको इस कदर मारा गया कि उनके हाथ में पांव में फ्रैक्चर हो गया, उनकी टांगें टूट गई। तब वहां से निकल करके दूसरे देश जाना पड़ा और उन्होंने अमेरिका में जाकर के शरण ली। ऐसी कहानियां कई सारे लोगों की। तो इस ग्राउंड पर भी लोग जाते हैं। और एक और फाइनल ग्राउंड बनता है, वो होता है सोशल प्रेस्टीज। मान लीजिए कि हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में से कई सारे गांव हैं जहां की ऐसा कोई घर नहीं है जहां से कि अमेरिका में और कनाडा में कोई रहता नहीं। कोई एक ऐसा परिवार है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में नहीं रहता और उसके घर में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो या तो किसी अच्छी नौकरी के लिए अमेरिका पहुंच सके। अगर उसके पास में एजुकेशन नहीं है, उसके पास में कोई अच्छी स्किल नहीं है, तो अमेरिका का वीजा नहीं लग सकता, इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। तो ऐसे में उनको इलीगल मींस का सहारा लेना पड़ता है इस सोशल प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस को हासिल करने के लिए। अब सोचिए कि इस घर का कोई सदस्य अगर गांव के बाकी के लोगों से मिलता है और रोज दिन उसको सुनने को क्या मिलता है कि हमारे वो रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, आज उन्होंने ये किया, उन्होंने ये फोटो शेयर की, आज वो वहां घूमने गए, उन्होंने ये फोटो शेयर की, आज उन्होंने इतना पैसा भेजा, ये किया। तो जब ये सारी चीजें उनको सुनने को मिलती हैं तो उनको लगता है कि अरे हम तो काफी पिछड़ गए समाज में, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, हमारे घर से तो कोई भी अमेरिका में नहीं है, हमें भी अब जाना चाहिए। और इस लालसा में, इसी सोशल स्टेटस को हासिल करने के लिए कई बार वो इलीगल मींस का सहारा लेते हैं और ऐसे एजेंट्स के चंगुल में फंस जाते हैं। ये एजेंट्स इनको सपना दिखाते हैं कि आप यहाँ पर जितना कमा रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा आप अमेरिका में कमा सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, वहां पहुंच गए तो वो हार्वर्ड में, MIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे और दुनिया के कुछ बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इस सपने को जीने के लिए वो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं और अपना खेत, प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर उनको 60, 65, 75 लाख रुपए जो अरेंज करने होते हैं वो कर करके उनको देते हैं और फिर इन दुर्गम रास्तों में कठिनाइयों का सामना करते हुए अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक और बात आपको समझनी होगी, आपके मन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब लोग इलीगली अमेरिका एक बार पहुंच जाते हैं तो प्रवेश तो मान लीजिए जैसे तैसे कर लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, पूरी जिंदगी छिपते हुए फिरेंगे।
अगर मान लीजिए कि कभी किसी ने उनसे पूछ लिया आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपका वीजा कहाँ है, तो फिर वो क्या जवाब देंगे? ऐसे में देखिए लोग इसका रिस्क नहीं लेते, वहां पर पूरी जिंदगी छिप छिप के नहीं बिताते, क्योंकि उनको नौकरियां भी करनी है, अल्टीमेटली वो गए इसीलिए हैं। तो वहां अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो खुद से सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, उनकी पुलिस फोर्स के पास में, आर्मी के पास पहुंचकर अरेस्ट हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और ये बताते हैं कि इलीगली हम आपके देश में आए। इससे फायदा ये होता है कि वहां की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसका उनको सामना करना होता है। वहां जाकर के वो ये बताते हैं कि हम जिस देश से आए हैं वहां पर हम प्रोसिक्यूटेड फील कर रहे थे, हमारे साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड सो ऑन, और कुछ नहीं मिला तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पर बता देंगे। उसको कोई प्रूफ कैसे करेगा? अब ये चीज बोल करके वो इसका सहारा लेते हुए वहां पर वो एसाइलम सीख कर लेते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका और कई सारे देश इस प्रकार की यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी का फॉलो करते हैं कि अगर कोई उनके देश में एसाइलम मांग रहा है, रिफ्यूज सीख कर रहा है, तो वो उनको देना होगा। तो इसी का फायदा उठाकर वो अमेरिका में इस तरह से बस जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं और फिर वहां पर रहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन फिर आता है कि क्या इससे उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आती है? क्या उनकी जिंदगी में वाकई कोई परिवर्तन आता है? अमेरिका क्या वाकई इतनी कोई अच्छी जगह है, कोई स्वर्ग जैसी जगह है कि वहां पर जिया जा सकता है, वहां पर ये सारा रिस्क लेकर के वहां पर पहुंचा जा सकता है? देखिए इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि जब आप इंडियन रुपी और डॉलर का कंपैरिजन करते हैं तो आप देखते हैं कि $1 में 80 इंडियन रुपीज होते हैं, या आजकल तो 83 84 के करीब चल रहा है। तो आपकी अगर कोई भी पेमेंट आपको सुनाई देती है कि अमेरिका में $1,00,000 $1,00,000 की नौकरी लगी है किसी की एक साल में, तो आप तुरंत उसको कंपेयर कर लेते हैं 83 से मल्टीप्लाई करके, आपको लगता है कि अरे ये तो 83 लाख रुपए की नौकरी है, तो बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन देखिए इतना आसान ये कैलकुलेशन है नहीं। अगर आपके किसी दोस्त की अमेरिका में नौकरी $1,00,000 पर एनम की लगती है और वहीं आपकी नौकरी अगर इंडिया में 30 लाख रुपए की लगती है, तो किसकी नौकरी ज्यादा अच्छी है? चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपके लिए हो सकते हैं कि कुछ गुड्स सस्ते हों, जैसे कि आईफोन वगैरह की अगर बात करें, तो इंडियन रुपीज में भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो वहां पर 70-80 हजार रुपए का एक आईफोन मिल जाएगा, जो इंडिया में आपको 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा। लेकिन सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज बहुत महंगी हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इंडिया में किसी बार्बर शॉप में जाता हूँ हेयर कटिंग करने के लिए, हमारे यहाँ पर काम कितने रुपए में चल जाता है? अगर हम लोग मेन सेक्शन की बात करें तो वहां पर तो 50 रुपए से लेकर के 200-300, इससे ज्यादा तो नहीं लगना। लेकिन अमेरिका में यही चीज 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए तक होती है। अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें, इंडिया में अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अच्छा से अच्छा डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी फीस कितनी लेता है? 1,000 रुपए। दवाइयां आपको लिख देगा 1,000 रुपए की। कुछ डायग्नोसिस की बात कर लें तो 2-3 हजार रुपए। मतलब आपका कुल खर्च, अगर आपकी ऐसी कोई हल्की फुल्की कोई एलिमेंट है, तो 5,000-6,000 रुपए में हो जाएगा। वहां पर यही खर्चा आपका 50,000 रुपए से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक हो सकता है। तो मेडिकल एक्सपेंस, जितनी भी सर्विसेज है वो सभी बहुत महंगी हैं। एंटरटेनमेंट, अगर आप मूवी देखने इंडिया में जाते हैं, आपने बहुत अच्छी जो इंडिया में बेस्ट सीट अवेलेबल है किसी भी थिएटर में, वो अगर आपने बुक कराई तो 1,000 रुपए की सीट होगी। अमेरिका में यही खर्च 5,000-10,000 रुपए तक जा सकता है आसानी से। एवरेज जो वहां पर मूवी थिएटर की कॉस्ट है वो 2,500-3 हजार रुपए होती। मतलब आपके यहाँ से वो डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स के करीब है। सर्विसेज बहुत महंगी है। तो बात ये आती है कि आपके पास में जितने रुपए आते हैं उससे आप कितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, ये देखना होता है। इसी को मेजर करने के लिए एक पैमाना होता है जिसको बोला जाता है PPP, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इस आधार पर देखा जाए तो अमेरिका का $1 इंडिया का 83 नहीं बल्कि सिर्फ 21-22 रुपए के करीब ही आता है, इससे ज्यादा नहीं है। ये देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। आज के समय में PPP के टर्म्स में $1 की वैल्यू सिर्फ 21.619 रुपीज ही है। यानी कि अगर कोई अमेरिका में $1,00,000 पर एनम की नौकरी कर रहा है तो इंडिया में वो 83 लाख रुपए नहीं, वो सिर्फ 21-22 लाख रुपए कमा रहा है। और आप अगर इंडिया में रह करके 30 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात सीधे से समझाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं अपने अगल बगल, कि एजेंट्स आते हैं और इंडिया से लोगों को लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, उनको एक इलीगल ट्रैप में फंसा देते हैं। ये ऐसा मत समझिए कि ये यहाँ के कुछ भोले भाले लोग जाना चाहते हैं, कुछ एजेंट्स हैं। अमेरिका के अंदर भी एक लॉबी है, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स की आवाजाही बनी रहे, वो आते रहें। अब सोचेंगे आप कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि उनके यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आए। देखिए मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। अमेरिका के इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि हम अपने बॉर्डर्स को सील करेंगे, हम मैक्सिकन बॉर्डर पर बड़ी ऊंची दीवारें बनाएंगे।
इस डिसीजन का विरोध अमेरिका के अंदर में ही उनके यहां पर होना शुरू हो गया। देखिए, अमेरिका के लोग, अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट, अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज, अमेरिका के जुडिशरी में बैठे हुए लोग, अमेरिका के थिंक टैंक्स इस बात का विरोध करने लगे। ऐसे तमाम सारे आप आर्टिकल्स पाएंगे जिसमें कि सब बातें शुरू की जाने लगी, ये बातें की जाने लगी कि ये जो वॉल बनाने की बातें की जा रही हैं ये काम नहीं करेंगी। ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जाने लगे कि 64% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कौन सा सर्वे कराया गया पता नहीं, लेकिन इसका विरोध आप देखेंगे कि हर जगह होने लगा। और देखिए, छोटे मोटे लोग नहीं, एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी जो वहां की बड़ी जायंट कंपनीज हैं, इन लोगों ने तक इस फैसले का विरोध किया। अमेरिका के लोग चाहते हैं, कुछ लोग, कि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहें। उसका कारण यह है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे तो उनको बहुत ही सस्ते दाम पर लेबर मिल जाएंगे मिनियल जॉब्स कराने के लिए। देखिए, अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। ऐसे में वहां की जो आम जनता है वो मिनियल जॉब्स करने के लिए तैयार नहीं है। अगर करती भी है तो उसकी पेमेंट बहुत हाई है। तो मिनियल जॉब्स कराने के लिए लो वेज वर्कर्स की जो आवश्यकता है वो इलीगल इमिग्रेंट ही पूरी करता है, क्योंकि अगर कोई लीगली आएगा तो उसके ऊपर में सारे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लेबर लॉज उसके ऊपर में एप्लीकेबल होंगे। इलीगली अगर कोई आता है तो वो वल्नरेबल है, उसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं लगेगा। अगर उसको कम सैलरी दी जाती है, कम वेजेस दिए जाते हैं, तो भी वो डर के कारण वो जाकर के कभी शिकायत नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है, वल्नरेबल होता है। ऐसी वल्नरेबल वर्कफोर्स अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। इसलिए देखिए, इस अमेरिकन ड्रीम के झूठे सपने में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं अपने देश में सुरक्षित हैं, आप अपने देश में भले हैं, अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे हाई है। मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई है तो वो इंडिया है। इंडिया दुनिया का अब एक ब्राइट स्पॉट बनता जा रहा है दुनिया की इकोनॉमी में। इंडिया 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है, और 2050 तक वो शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, और ये सदी बीतते बीतते हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएंगे। देखिए, फ्यूचर इज हियर, दुनिया का भविष्य यहां पर है। सारी तरक्की अब यहां हो रही है, सारा इन्वेस्टमेंट यहां हो रहा है। इस जगह को छोड़ करके हम कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस अमेरिकन ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, जबकि दुनिया की इकोनॉमी का ब्राइट स्टार, इनफैक्ट आने वाले समय का ब्राइटेस्ट स्टार इंडिया हो।